दोस्तों, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने का मौका दोबारा से मिल चुका है, तभी से बाइडेन और उनकी पूरी पार्टी को पता लग गया है कि उनके पास मात्र 20 जनवरी तक का टाइम है और उसके बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि सिर्फ राष्ट्रपति चेंज नहीं हुआ है अमेरिका में, बल्कि अमेरिका की संसद भी चेंज हो चुकी है। अब से पहले राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टी का बहुमत था, वो भी संसद के दोनों सदनों में। अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का बहुमत आ चुका है। कुल मिलाकर सत्ता के हर मोर्चे पर बाइडेन और उनकी पार्टी एकदम क्लीन स्वीप हो चुकी है। लेकिन अभी भी बाइडेन और उनकी पार्टी के पास 20 जनवरी तक का टाइम है और तब तक बाइडेन और उनकी पार्टी इतना रायता फैला देना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास आने वाले 4 सालों में बस एक ही काम हो कि जो रायता बाइडेन के द्वारा फैलाया गया हो बस उसको साफ करते रहें। जैसे कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के कुछ ही दिनों के बाद बाइडेन ने ऐलान किया कि अब हम यूक्रेन को पूरी इजाजत देते हैं। यूक्रेन चाहे तो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें अब रूस के अंदर बरसा सकता है, चाहे उसके शहर तबाह हो या उसके नागरिक, और इसके बदले में अगर विश्व युद्ध को होना है तो भले ही क्यों ना हो जाए, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो बस स्टार्टिंग है। इसके बाद भी आप पिछले एक महीने से इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी घटना उठाकर देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि इन सभी बातों में कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर है। तो जैसे कि अब से 2 दिन पहले की ही आप बात उठाकर देख लीजिए, दक्षिण कोरिया का ही आप देखिए, बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस रीजन के दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और देश के अंदर तानाशाही लागू कर दी। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने उस पूरी तानाशाही पर अभी तक भी एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया। और यही काम अगर कोई और देश या फिर अभी से पहले करता तो अभी तक तो उस पर प्रतिबंधों की लाइन लग गई होती और कोई सैन्य कार्यवाही भी हो जाती, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस टाइम पर अमेरिका ने यहाँ पर चू भी नहीं की। और अभी बांग्लादेश में जो हुआ, जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ, वो भी हम सभी लोगों ने देखा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसी विश्वव्यापी सत्ता परिवर्तन का एक नया नमूना देखने को मिल रहा है फ्रांस के अंदर। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, सडनली खबर आती है कि फ्रांस की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर फ्रांस की सरकार को गिरा चुकी हैं। जी हाँ, फ्रांस की सरकार के अगेंस्ट में अचानक से कल देर रात, जी हाँ, बिना किसी रीजन के तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक अविश्वास प्रस्ताव संसद में लेके आ गयी, जिसके बाद इसके ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ। और उसके बाद जो करंट फ्रांस की सरकार थी वो अल्पमत में आ गई और उसी टाइम पर सरकार गिर गई। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इसका अमेरिका से क्या लेना देना। तो मैं आपको बताता हूँ, दरअसल फ्रांस के अंदर संसद में 577 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 288। अभी तक क्या होता था कि जो विपक्षी सांसद हैं वो मुश्किल से 250 तक थे, लेकिन अचानक से लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों इकट्ठा आ जाते हैं, जिसके बाद सरकार के पास मात्र 210 सीटें रह गयी और वहीं विपक्षी पार्टियों के पास हो गयी 364 सीटें। यानी कि सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और इसी वजह से सरकार गिर गई। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? तो बड़ी बात इसीलिए है कि आपको एक भारत का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, वैसे ही फ्रांस के अंदर है नेशनल रैली और नेशनल पीपल फ्रंट, ये दोनों भी कभी एक साथ नहीं आ सकते थे। ये दोनों ही राइट विंग और लेफ्ट विंग पार्टियां हैं, इनका एकजुट आना असंभव है। लेकिन यहाँ पर भी अचानक से रातों रात बिना किसी मुद्दे के ये पार्टी इकट्ठा हुई और ये अपनी संसद में अविश्वास का प्रस्ताव भी लेकर आ गए और शाम तक तो उस प्रस्ताव को पास भी करवा दिया गया। जबकि इन्होंने एक सिंगल कारण नहीं बताया कि आखिरकार ये प्रस्ताव ये क्यों पास करवा रहे हैं। बस उन्होंने कह दिया कि सरकार टैक्स बढ़ा रही है और ये हमें पसंद नहीं आ रहा, बस अब तो हम सरकार गिरा कर ही मानेंगे। अब जरा आप खुद सोचिए कि 2 कट्टर दुश्मन रातों रात कैसे इकट्ठा हो गए और साथ मिलकर काम भी करने लगे। ये किसी चमत्कार से कम तो है नहीं, और ये चमत्कार भी कोई छोटा व्यक्ति तो करवा नहीं सकता। इस चमत्कार के पीछे भी किसी बड़े व्यक्ति का ही हाथ हो सकता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि फ्रांस के बाहर की ताकतें यहाँ पर फ्रांस की सत्ता में हस्तक्षेप कर रही हैं और फ्रांस की सत्ता में अपने प्यादे सेट करना चाहते हैं। और ये व्यक्ति कौन है ये आप सभी लोग जानते हैं और आपका आंसर हमें बताना ना भूलें कमेंट में। लेकिन अब इससे क्वेश्चन उठता है कि क्या इन सब चीजों से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उनकी सत्ता पर भी क्या कोई खतरा है? तो देखिए, नहीं। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का चुनाव अलग अलग होता है। जो फ्रांस का राष्ट्रपति होता है उसे जनता डायरेक्टली चुनती है और वो अपने 5 साल कंप्लीट कर ही जाएगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो एकदम भारत की तरह होता
होता है वहाँ पर पहले एमपी चुने जाते हैं और फिर वो एमपी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और वो अपना काम फ्रांस के अंदर ही करता है। यानी कि भारत के अंदर जो रोल होता है गृह मंत्री का, फ्रांस के अंदर वो रोल होता है प्रधानमंत्री का, और भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री का रोल होता है वो फ्रांस के अंदर होता है राष्ट्रपति का रोल। अब इससे आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल की कंडीशन में मैक्रोन को कोई खतरा नहीं है, वो 2027 तक अपनी सत्ता चलाएंगे। लेकिन इससे फ्रांस की जो घरेलू राजनीति है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि पिछले 3 साल में ही 2 चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरा होने की कगार पर है। जनता भी अब थक चुकी है इतने सारे चुनाव से, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और कुछ पार्टियां मिलकर कोशिश ये कर रही हैं कि आम सहमति बनाकर कोई प्रधानमंत्री चुन लिया जाए ताकि फ्रांस अभी चुनाव में ना जाए। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं उनकी आपसी लड़ाइयां हैं, उन्हें देखकर लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है और आम सहमति बनेगी। खैर इस मामले में जो कुछ भी होगा मैं आपको सूचित करूंगा। बस आप एक काम कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।